हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसा कि भारतीय इतिहास आगामी यूपी पैट से संबंधित मैंने डाटा देने का प्रयास किया है, उसमें आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है सल्तनत काल अर्थात दिल्ली सल्तनत। तो सिलेबस में केवल एक बिंदु लिखा हुआ है सल्तनत काल, जिससे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि सल्तनत काल हमें पूरा पढ़ना होगा। और सल्तनत काल के अंतर्गत दिल्ली में लगभग 5 राजवंश देखने को मिलते हैं। उन राजवंश में क्रमशः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन वीडियो को मैं 2 पार्ट में कराऊंगा दोस्तों। आज इसका पहला पार्ट है और जिसमें मैंने केवल 2 वंशों को लिया है। सबसे पहले गुलाम वंश और नंबर 2 खिलजी वंश। अगर मैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात बताऊं तो सबसे पहले भारत पर सबसे सफल आक्रमण दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उसके बाद महमूद गजनवी और उसके बाद जो तुर्क भारत में आए वे माने जाते हैं दोस्तों मोहम्मद गोरी के रूप में, अर्थात गोरी। और गोरी के ही गुलाम जो थे कुतुबुद्दीन, यालदोज, कुबाचा, ये जितने भी उसके गुलाम थे उन्हीं के नामकरण पे दोस्तों इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुलाम वंश के बारे में कुछ मुख्य बातें। तो देखते हैं, ये 5 वंश आपके समक्ष दिख रहे हैं। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड जान लेते हैं। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1206 से 1290 तक माना जाता है और इसका संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में सभी राजवंशों को क्रम से सजाइए। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है दोस्तों, गुड़ खा तसले में। वैसे तो एक देसी ट्रिक है, लेकिन आप इसके माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। गुड़ से बन जाएगा गुलाम वंश, ख से बन जाएगा खिलजी, और त से बन जाएगा तुगलक, सा से बन जाएगा सैयद और ला से बन जाएगा दोस्तों लोधी। तो इस प्रकार गुड़ खा तसले में इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हम इसको क्रम से याद कर सकते हैं। तो इस पार्ट में मैंने केवल 2 ही वंश को लिया है। मैं फिर बता दूं, गुलाम वंश और खिलजी वंश। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आता है गुलाम वंश, जिसके अन्य नाम देखने को मिलते हैं मामलुक वंश, इलबारी, तुर्क वंश, जिसमें मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबी वंश का माना जाता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को शमसी या इलबारी वंश का माना जाता है और बलबन को दोस्तों बलबनी वंश का दोस्तों माना जाता है। तो गुलाम, मामलुक या इलबारी ये तीनों एक ही वंश के नाम हैं दोस्तों। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ प्रमुख शासकों जान लेते हैं। तो यदि मैं इसकी संस्थापक की बात करूं, इसके संस्थापक माने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी के गुलाम भी थे और दामाद भी थे। इन्होंने ही भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। यदि इन सभी शासकों को मैं क्रम से बताऊं तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन और दोस्तों कैकुबाद और कैमर्स। ये लगभग 11 सुल्तान गुलाम वंश में हुए, जिनको क्रम से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं इन सभी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक इसको माना जाता है। इसकी जाति तुर्क जाति थी और यह गोरी का सिफा सलार माना जाता है, गुलाम माना जाता है। 24 जून 1206 में इसका राज्याभिषेक हुआ। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, लेकिन इसने सुल्तानी की उपाधि को धारण नहीं किया, ना ही इसने खुतबा पढ़वाया, बल्कि इसने मलिक या सिफा सलार की उपाधि से अपने आप को, मतलब इसने मलिक या सिफा सलार की उपाधि धारण की। 1208 में इसने गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद से अपनी दास्ता मुक्ति पत्र बनवाया, अर्थात दास से मुक्ति का इसने पत्र बनवाया। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गोरी भारत में आया था, उसके 3 गुलाम मुख्यतः माने जाते हैं। एक तो कुतुबुद्दीन, यालदोज और कुबाचा। तो दोस्तों जब यहां पर ये तीनों गुलाम स्थायी होने का प्रयास कर रहे थे तो क्या होता है, जैसे गोरी की मृत्यु हो जाती है, गोरी की मृत्यु के बाद इन तीनों गुलामों में आपस में फूट पड़ जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या दोस्तों यालदोज और कुबाचा की आती है और भारत में दिल्ली सल्तनत अर्थात दिल्ली में सल्तनत की स्थापना की समस्या आती है।
इसने कुछ उपाधियों को धारण किया, कुरान खां, लाख बख्श, हातिम ताई, और जो कि इस उपाधि को, हातिम ताई उपाधि को, इसे मिनास उस सिराज ने पहनाया था, अर्थात मिनहाज उस सिराज ने इसे हातिम ताई भी दोस्तों कहा, ये माना जाता है ऐसा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई, चौगान खेलते हुए लाहौर में हुई। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं मुख्य बात बताऊं, तो जैसे ही इसने दिल्ली सल्तनत अर्थात दिल्ली में सल्तनत काल की स्थापना की, तो उसके बाद यहाँ पर इसके सामने कुछ प्रमुख समस्याएं, सबसे पहली समस्या यालदोच और कुबाचा की थी, और दिल्ली में सल्तनत काल की स्थापना कैसे की जाए, ये इसकी प्रमुख समस्या थी। तो भारत में इसने वास्तुकला पर भी काम किया, भारत गुंबद निर्माण व मेहराब निर्माण कला, ये भी आता है। कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग इसने किया। मानव या पशु आकृति का प्रयोग नहीं इसने दोस्तों नहीं किया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। इसने इस मस्जिद में जैन मंदिर व वैष्णव मंदिर कुछ अवशेष भी लगवाए। दूसरे नंबर पर अढ़ाई दीन का झोपड़ा जो कि अजमेर में माना जाता है, इसमें इसने बौद्ध मठ के कुछ अवशेष का प्रयोग किया। ऐसी जानकारी मिलती है कि विग्रह राज चतुर द्वारा जो नाटक है हरिकेली, उसमें ऐसा मिलता है कि अढ़ाई दीन के झोपड़े में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बौद्ध मठ के कुछ अवशेषों पर ये अढ़ाई दीन का झोपड़ा बनवाया था दोस्तों। कुतुब मीनार दिल्ली की बात करें, इसने सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में इसको अर्थात इसकी नींव रखी। लेकिन कुछ चीजें कुतुब मीनार के बारे में भी देखने को मिलती हैं। 1369 में इस पर बिजली गिर गई, फिर क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार कराया और इसमें 5वीं मंजिल जोड़ी। इस कुतुब मीनार में लाल व पीले बलुए पत्थर संगमरमर का प्रयोग हुआ है दोस्तों। 1993 में से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया, और लाल कोट के अवशेषों पर यह दोस्तों निर्मित है। 1505 में क्या होता है, भूकंप के कारण इसमें नुकसान हो जाता है, और सिकंदर लोदी ने फिर इसका जीर्णोद्धार कराया। 1803 में रॉबर्ट स्मिथ ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया। वह कपोला जोड़ा जिसे स्मिथ फोली भी दोस्तों कहते हैं। तो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, जिसकी नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको सामने मिल रही है। इनको भी आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझें। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आता है दोस्तों इसका ही गुलाम अर्थात शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1211 एडी में इसने आराम शाह को मारकर यह शासक बना। ऐबक का गुलाम था। जैसे ही गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक इसी प्रकार कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश था। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और ये उस समय बदायूं का गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उस समय ये इल्ब अर्थात इलबारी व तुर्क व बदायूं का गवर्नर था दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी दोस्तों इसे ही कहते हैं। हमें पता है कि स्थापना उसने की, लेकिन वास्तविक संस्थापक यही है। बगदाद के खलीफा से सुल्तानी की उपाधि प्राप्त करने वाला शासक भी दोस्तों ये था। इसकी मृत्यु 1236 एडी में दोस्तों हो जाती है। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसके भी कुछ प्रमुख कार्य और युद्ध हैं। सबसे मुख्यतः युद्ध माना जाता है जिस प्रकार तराइन के 2 युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुए, इसमें भी इसका तराइन का तृतीय युद्ध माना जाता है, जो इल्तुतमिश और यालदोज के बीच दोस्तों हुआ था। ये बार बार एग्जाम में आता है। 1215, कुछ बुक इसे 1214 भी कहती हैं, कुछ इसे 1215 कहती हैं। और इसने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के हमले को भी टाला था। और ख्वारिज्म सम्राट जलालुद्दीन को शरण देने से भी दोस्तों इसने मना किया था। कुछ अन्य कार्य भी हैं इसके। ये पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, लेकिन इसको पूरा किसने कराया? तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पूरा इल्तुतमिश ने कराया। और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, ये महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है, जो चांदी का टंका और तांबे का जीतल जिसको कहा जाता है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जो जारी किए थे वे इल्तुतमिश ने जारी किए थे दोस्तों। इक्ता प्रणाली चलाई, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया और न्याय हेतु उसने 2 अभियान चलाए, जिसमें अमीर दार और न्याय का घंटा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्याय की जंजीर जिस प्रकार जहांगीर के दरबार में थी, ठीक इसी प्रकार न्याय का घंटा दिल्ली में इल्तुतमिश के दरबार में दोस्तों था।
वास्तुकला की अगर मैं बात करूं, इसने होज शमसी और मदरसा है मुज्जिही एक वास्तुकला का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ जानते हैं मंगोलों के बारे में। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी। उसका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उसमें स्त्री विषय नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, भले ही स्त्री का मतलब अपमान करते थे, लेकिन माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1611 में तैमूचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। तो मंगोलों के बारे में कुछ जानकारी मिलती है और इनको यही कहा जाता है कि भाई अर्ध सभ्य, ये अर्ध सभ्य जाति थी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रजिया सुल्तान की। भारत की प्रथम महिला, इसे प्रथम भी कह सकते हैं और अंतिम भी कह सकते हैं। भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को हराया, इसने अपने ही भाई को हराया। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा काबा और टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। इसने प्रथा चलाई, तो इसने प्रथा भी चलाई। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत अमीर ए आखूर अर्थात घोड़े का सरदार ये भी नियुक्त किया। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेगा, अमीर ए आखूर जो प्रथा है किसने चलाई? तो रजिया सुल्तान ने चलाई। रजिया सुल्तान में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि महत्वपूर्ण है कि भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान थी। आगे देखते हैं, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाता है कि रजिया की हत्या कहाँ हुई थी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, अगला आता है बंदा नसरुद्दीन महमूद। इसके जीवन को अत्यंत सादा जीवन कहा जाता है इस्लाम के अनुसार, और इसने कुरान की नकल भी की और इसको कहा जाता है कि टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला शासक तो नसरुद्दीन महमूद था दोस्तों। बलबन ने इसे नाइबे ममालिकात कहा और इसने भारतीय मुसलमान रेहान को नायाब बनाया। क्या होता है दोस्तों, ये शमसी और इलबारी वंश का अंतिम शासक भी सही माना जाता है और ये बलबन का दामाद भी था दोस्तों। तो इसके बारे में एक ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनता है कि टोपी सीकर जीने वाला कौन सुल्तान था? तो वो केवल नसरुद्दीन महमूद था दोस्तों, जो बलबन का दामाद था और बलबन ने इसे ही हराकर गद्दी छीन ली थी, अर्थात अपने दामाद को ही हराकर बलबन ने गद्दी छीन ली थी और गद्दी पर बैठ गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बलबन जिसका पूरा नाम बहाउद्दीन गयासुद्दीन उलुग खान जो कि नसीर खान द्वारा कहा गया, इलबारी तुर्क व इल्तुतमिश का गुलाम था ये, और इसके कुछ प्रमुख कार्य भी देखने को मिलते हैं। इसने मेवाती के डाकुओं की समाप्ति की, लोह रक्त नीति अपनाई, ये इसकी बार बार एग्जाम में आती है लोह रक्त नीति। बलबन का राजो सिद्धांत ये ईरान के फारसी शासकों से प्रभावित था। इसने तुर्कान चहलगानी जो इल्तुतमिश ने अभियान चलाया था उसको खत्म किया। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग चलाया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये बार बार पूछ ली जाती है। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग चलाया। नवरोज त्योहार ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, नवरोज त्योहार जो किसने चलाया दोस्तों? बलबन ने चलाया। सीरी नामक नगर बसाया। अब दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सीरी का किला वो तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, जबकि सीरी नामक नगर वो दोस्तों बलबन ने बसाया था। इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों बलबन के दरबार में रहते थे। इसकी मृत्यु 1286 में हुई और इस वंश का अंतिम शासक दोस्तों कैमुश था, जिसको अफगानी तुर्क मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हराकर खिलजी वंश की स्थापना दोस्तों कर दी थी। तो लगभग गुलाम वंश से हमें ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है जिसको आप बार बार देखें। अब देखते हैं, आगे आता है दोस्तों, कुछ बातें हो रह गई थी बलबन की, ये भी बता दूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि ये खुद को बताता था और उसने नियामत खुदाई और जिले इलाई।
अर्थात नियामत खुदाई का मतलब होता है पैगंबर के बाद सुल्तान, और जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। इसने सिजदा और पैबोस की प्रथा को चलाया। इसने कहा कि सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती, सुल्तान का निरंकुश होना अति आवश्यक है। इसने रक्त की शुद्धि का सिद्धांत भी दोस्तों चलाया, और ये खुद को अफरासियाब वंश का भी दोस्तों बताता था। ये सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है, सिजदा का मतलब है घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, और पैबोस का अर्थ होता है दोस्तों पैरों को चूमना। ये प्रथा भी बलबन द्वारा ही चलाई गई थी। और इस प्रथा के साथ साथ इसने लौह रक्त की नीति, नवरोज त्योहार, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इसकी देखने को मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय के लिए माना जाता है, जो कि केवल 1290 से 1320 इसका टाइम पीरियड है। और मुख्यतः तीन ही शासक इसमें जो चर्चित हैं में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक खिलजी। ये इसका फोटोस में ऐड किया हुआ है, जो आपने मूवी भी देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी, जो पद्मावती एक मूवी आई थी उसके तहत उसमें देखने को किरदार मिलता है। आगे देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। राजधानी इसकी किलाखोरी थी, और 2000 में मंगोलों ने इस्लाम स्वीकारा, जिसको मंगोलपुरी कहते हैं। दीवाने वकूफ अर्थात व्यय विभाग का इसने गठन किया। 1296 ईडी में भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। आपने वो मूवी भी देखी होगी पद्मावती, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि मलिक कफूर के तहत इसने इसकी हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, जिसके बचपन का नाम अली था या गुरसास्प था। ये 1296 से 1316 तक माना जाता है। 22 अक्टूबर 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना, और बलबन के लाल महल में सुल्तान बना। इसने कुछ उपाधियां ले रखी थी, सिकंदर ए सानी की, यामीन उल खिलाफत नासिरी, अमीर उल मोमिनीन, ये इसकी कुछ उपाधियां थी। और ये खुद को दूसरा सिकंदर भी कहता है दोस्तों। शासन की अगर मैं बात करूं, इसके शासन व्यवस्था बड़ी प्रचलित है दोस्तों। एग्जाम में बार बार इसकी बाजार प्रथा या बाजार नियंत्रण प्रणाली या इसकी शासन प्रणाली बार बार एग्जाम में आती है दोस्तों। आर्थिक व सैनिक सुधार किसने किया? दैवीय राजत्व का सिद्धांत इसने चलाया, और निरंकुशवाद का सिद्धांत इसने दोस्तों चलाया। सैन्य सुधार की अगर मैं बात करूं, अलाउद्दीन ने क्या किया? एक तो सबसे पहले अस्थायी सेना का गठन किया, और ये सेना को नगद वेतन देता था। और इसने घोड़े के दागने की प्रथा भी चलाई। दशमलव प्रणाली पर बल दिया, और इसने कोतवाल अर्थात किले का रक्षक एक पद बनाया, जिसे कोतवाल कहते थे, जो कि किले का रक्षक होता था दोस्तों। इसकी जानकारी हमें कुछ मिलती है तारीख फिरोजशाही से, जो कि इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसने राजस्व नीति पर भी काम किया दोस्तों। लेकिन इसके कि एक ही क्वेश्चन बार बार आता है कि दीवाने मुस्तकराज अभियान किसने चलाया या एक व्यवस्था किसने जारी की? तो दोस्तों ये कर व्यवस्था थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, जो कि मैंने पीछे बताया था, इसकी जानकारी आपको तारीख फिरोजशाही से मिल सकती है, खजाइनल उल फतू से भी मिल सकती है, और फतू उस सलातीन से भी दोस्तों मिल सकती है। ये पुस्तकें हैं जो जियाउद्दीन बर्नी की है, मीर खुसरो की और इसामी की है। ये मैंने बता दिया। अब देखते हैं इसके बाजार से संबंधित कुछ पद जो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेनाही मंडी जो होता था वो बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद ए मुनहियर उसे गुप्तचर कहते थे। नाजिर को मापतोल अधिकारी कहते थे, और परवाना नवीस को परमिट, और मुहतसिब को दोस्तों सेंसर कहते थे। ये बार बार एग्जाम में दोस्तों आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एमए की परीक्षा में यहीं से कई क्वेश्चन पूछ रखे थे दोस्तों, क्योंकि बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन को फेमस माना जाता है। इसलिए यहां से एक नए क्वेश्चन आपके लिए अवश्य एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। आगे बात करें वास्तुकला की, इसने अलाई दरवाजा बनवाया। सीरी का किला जो मैंने बताया था, सीरी नामक नगर बलबन ने, और सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हजार खंबा महल और जमायत खाना मस्जिद, ये चारों कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे दोस्तों। और एक बात ये पूछ लिया जाता है कि किसके काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, और टोटल 6 आक्रमण दोस्तों देखने को मिलते हैं। और इसी के समय इटली से मार्को पोलो आया, जो पांड्य राजा अर्थात उस समय पांड्य राजा भी था 1273 में। इसके अगर मैं साम्राज्य की बात करूं, इसका गुलाम मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी कहते हैं, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुलाम को दक्षिण में भेजा और दक्षिण पर विजय प्राप्त की। वारंगल के काकतीय शासक रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा लिया,
और चित्तौड़ अभियान अर्थात जो मूवी में देखने को मिलता है पद्मावती में, उसमें राणा रतन सिंह, रानी पद्मावती और मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, वो आपको जानते ही हैं, वो आप सभी उससे परिचित हैं। और मलिक काफूर को 1000 दिनार गुजरात विजय 1298 के बाद नुसरत खान से इसने खरीदा, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी दोस्तों कहते हैं। अब इसकी मृत्यु को बाद देखते हैं। जनवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुबारक खिलजी शासक बनता है, जिसने स्वयं को खलीफा कहा, जो कि स्त्री के वस्त्र पहनता था, और उसने कुछ उपाधि भी ले रखी थी दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो मूल रूप से हिंदू था और पैगंबर का सेनापति कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत में अर्थात दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना दोस्तों कर दी। तो दोस्तों बड़े ही आराम से मैंने इस पहले पार्ट को अर्थात जिसमें मैंने गुलाम वंश और खिलजी वंश को दोस्तों लिया, इसको मैंने बड़े ही धीरे धीरे बड़े आराम से समझाने का प्रयास किया है। आप इसको बार बार देखिए ताकि यहां से एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर ना जाए दोस्तों। अगले पार्ट में मैं तुगलक और सैयद और लोधी वंश को कराऊंगा, और मैं प्रत्येक वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूं, जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसी के तहत मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो आप इसको देखिए, पसंद आए लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।